सोचिए, गाड़ियां जल रही हैं, हाईवे पूरी तरह से जाम है और एक पूरा का पूरा शहर जैसे थम सा गया है। ये तस्वीरें हैं नोएडा की, जहां हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पर ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जो शायद सालों से सुलग रही थी। तो सवाल यही है कि आखिर सड़कों पर यह गुस्सा भड़का क्यों? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने नोएडा को, आप कह सकते हैं, बिल्कुल एक किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका जवाब ना किसी एक घटना में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है हजारों मजदूरों की जिंदगी में, उनकी असली आर्थिक सच्चाई में। देखिए, इस पूरे हंगामे के सेंटर में है मजदूरों की एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही बुनियादी मांग, जिसे कहते हैं लिविंग वेज। अब ये लिविंग वेज क्या है? मतलब एक ऐसी सैलरी जिससे सिर्फ गुजारा ना चले, बल्कि एक इंसान ठीक ठाक इज्जत की जिंदगी जी सके। और ये मांग कोई नई नहीं थी, लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन जब इसे लगातार नजरअंदाज किया गया तो फिर हालात बिगड़ते चले गए। और इस पूरे संघर्ष को एक इंसानी चेहरा देती है मंजू देवी जैसी वर्कर की आवाज। उनका सवाल सीधा और बहुत ही मार्मिक है। वो पूछती हैं, इस तनख्वाह में मैं 4 बच्चों को कैसे पालूं, उन्हें कैसे खिलाऊं, कैसे पढ़ाऊं? और आप सोचिए, ये सवाल सिर्फ मंजू देवी का नहीं है, ये उन हजारों मजदूरों का है जो वहां काम करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सैलरी है कितनी, जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ? तो आंकड़ा है महीने के सिर्फ 13,000 रुपए, और वो भी 12-12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद। अब आप खुद सोचिए, नोएडा जैसा शहर जो इतना महंगा है, जहां महंगाई आसमान छू रही है, क्या इस रकम में एक परिवार का गुजारा हो सकता है? और बात सिर्फ कम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम इससे भी गहरी है। प्रॉब्लम है बढ़ते खर्चों की। इसे इसे ऐसे समझिए, एक वर्कर की सैलरी में महीने का इजाफा होता है, मान लीजिए 280 से 300 रुपए, बस इतना सा। लेकिन उसी महीने घर का किराया एक झटके में 500 रुपए बढ़ जाता है। मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। ये गणित ही साफ साफ दिखा रहा है कि उनकी इनकम खर्चों की रेस में कितनी कितनी पीछे छूट रही थी। तो फिर ये मजदूर चाहते क्या हैं? उनकी जो मेन डिमांड है वो बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि 8 घंटे के काम के लिए उन्हें महीने के 20,000 रुपए मिले। एक ऐसी सैलरी जिसे वो एक ठीक ठाक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी मानते हैं। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो जाहिर सी बात है, सरकार, ऑपोजिशन, इंडस्ट्री, हर तरफ से रिएक्शंस आए। तो चलिए अब इस पूरे मामले में अलग अलग आवाज़ों को सुनते हैं, समझते हैं कि किसका क्या कहना है, क्योंकि हर पक्ष की अपनी दलील है, अपना एक नज़रिया है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के पक्ष की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्कर्स से अपील की और कहा कि वो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट यानी औद्योगिक अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि राज्य में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सीधा सीधा सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाया। उनका आरोप था कि ये जो अन्याय हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि सरकार की नीतियां कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपतियों को तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन मजदूरों का शोषण करती हैं। अब आते हैं इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट पर। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। उनका कहना है कि एक ब्रॉडर लेबर इशू है और उनके मुताबिक ये सारी अशांति इसलिए हुई क्योंकि सैलरी रिवीजन को लेकर बहुत सारी गलत जानकारी, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। और फिर है यूपी पुलिस का एंगल। उनका असेसमेंट थोड़ा अलग है। पुलिस के मुताबिक ये जो प्रोटेस्ट थे वो दूसरे राज्यों के मजदूरों से प्रेरित और उकसाए हुए थे। मतलब पुलिस का मानना था कि हिंसा भड़काने के पीछे कुछ बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट था ये सिर्फ फैक्ट्री की दीवारों या मजदूरों की मांगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर बहुत बड़ा था। इसकी लहरों ने, आप कह सकते हैं, पूरे शहर की रफ्तार पे ब्रेक लगा दिया और इसका जो इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट था वो काफी गहरा था। इसका असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा कहाँ दिखा? सड़कों पर, नेशनल हाईवे 9 और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। मतलब मीलों लंबा जाम लग गया। हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे। इसके अलावा कई फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की भी खबरें आईं। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पीएसी और आरएएफ की भारी फोर्स लगानी पड़ी। यहां तक कि दिल्ली पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखना पड़ा ताकि ये हिंसा फैले नहीं। तो अब इस पूरी घटना से हमें बड़े लेवल पर क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब थोड़ा एग्जाम के नजरिए से देखते हैं।
इस पूरी केस स्टडी को हम गवर्नेंस और पॉलिसी के एंगल से डिकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि इसके पीछे जो सिस्टेमिक इश्यूज हैं, जो जड़ में छिपी समस्याएं हैं, उन्हें हम ठीक से समझ पाएं। तो सबसे पहले एक ज़रूरी टर्म समझ लेते हैं, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट या औद्योगिक अशांति। आखिर ये होता क्या है? देखिए, ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स यानी कर्मचारियों और मालिकों के बीच एक टकराव की स्थिति है। और ये पैदा क्यों होती है? अक्सर वेतन को लेकर, वर्किंग कंडीशंस को लेकर या फिर जॉब सिक्योरिटी को लेकर। और जब ये टकराव बढ़ता है तो ये स्ट्राइक और प्रोटेस्ट का रूप ले लेता है। तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया, मतलब कई तरफ से एक्शन लिया। सबसे पहले जांच और समाधान के लिए एक हाई पावर्ड पैनल बनाया गया। दूसरा, उन निहित स्वार्थों की जांच के आदेश दिए गए जिन पर हिंसा भड़काने का शक था। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तो तैनात की ही गईं। और चौथा, वर्कर्स के अधिकारों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गईं, जैसे ओवरटाइम का डबल पैसा और वीकली छुट्टी। तो ये कदम एक तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश थे। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इस घटना से पॉलिसी लेवल पर 3 बड़े चैलेंज सामने आते हैं। पहला चैलेंज, स्थिर वेतन बनाम बढ़ती महंगाई। मतलब सैलरी तो उतनी ही है पर महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है कि मिनिमम वेज को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से लिंक कर दिया जाए, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े सैलरी भी बढ़े। दूसरा चैलेंज, शिकायत करने के लिए एक फॉर्मल सिस्टम का न होना। इसके लिए वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और सरकार, इन तीनों के बीच एक मजबूत डायलॉग की जरूरत है। और तीसरा बड़ा चैलेंज है इन मुद्दों का पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश। इससे बचने के लिए ट्रांसपेरेंट और तेज जांच बहुत जरूरी है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल यह है कि भारत एक तरफ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग सुधारना चाहता है, लेकिन क्या वो अपने ही वर्कर्स के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित कर पा रहा है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल पीस, यानी औद्योगिक विकास और औद्योगिक शांति, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना शायद 21वीं सदी में भारत के सबसे बड़े आर्थिक और सामाजिक चैलेंजेस में से एक है।